हाँ जी बच्चों, ये जो वीडियो है आपके जीके का सेक्शन कवर कर रही है। इससे पहले हमने कई वीडियो डाल दिए हैं। आशा करती हूँ आप सारी वीडियोस को देख रहे होंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे। हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करती हूँ और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट से ये पता चलता है आपको, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये पता चलता है आपको कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो उन कंसेप्ट से रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड पूछी जा सकती है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स है आप चैनल्स पे, विनय कल्चर चैनल पे देख सकते हैं। मेरा नाम प्रिया ठाकुर है। मैंने खुद काफी DT+B के एग्जाम क्रैक करे। नाउ आई एम UPSC एस्पिरेंट। तो मैं आपका जीके का सेक्शन कवर कर रही हूँ। होप करती हूँ कि आपको सब समझ में आए। जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में या फिर अलग से हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जनगणना। तो जनगणना और जनसंख्या, तो जो आपका सेंसस होता है 2011, तो 2011 का जो जनगणना होती है उसमें क्या करते हैं, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। तो पॉपुलेशन की काउंटिंग जो हुई थी वो किस महीने में आयोजित की गई थी और किस चीज का उसने पूछा है, दूसरा चरण। दूसरा चरण माने कि ये 2 चरण में की गई थी, इससे ये पता चलता है। तो एक को बोला जाता है फेज 1 और एक को बोला जाता है फेज 2। तो जो फेज 2 हुआ था और फेज 1 हुआ था वो कब कब हुआ था, तो फेज 1 ध्यान रखना स्टार्ट हुआ था अप्रैल से लेके सितंबर तो हुआ था, 2010 में हुआ था। लेकिन ये खत्म कब हुआ था, जब हमारा दूसरा जो फेज हुआ था वो फेब से मार्च 2011 तक चला था। तो आपको महीना तो पता चल गया कि ये फरवरी में हुआ था, ऐसा करेक्ट आंसर। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो 2010 में फेज 1 हुआ था उसमें हमने किसकी जनगणना करी थी, आवास की जनगणना करी थी। आवास माने हाउसिंग कितने हैं, हाउसिंग सेक्शन की करी थी, मकान कितने हैं उसकी जनगणना करी थी। नेक्स्ट जो फेज 2 हुआ था उसमें जो आपका पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, एक्चुअली में जो कितने लोग हैं, ओल्ड है, ऑल पीपल, मैरिड, अनमैरिड, विमेन, मैन, इन सब की काउंटिंग हुई थी। सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं और मैंने पिछली वीडियोस में इसमें डिटेल्स में बहुत कुछ डिस्कस करा है। आप इसमें से साथ साथ ये भी चीजें नोट डाउन कर लेना कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग किस किस देश की लिटरेसी रेट कितनी है, फीमेल लिटरेसी रेट कितनी रही है और मेल लिटरेसी रेट कितनी रही है, पॉपुलेशन किसकी, सब कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा रही है, कौन सी स्टेट की कम से कम रही है। पॉपुलेशन के साथ फिर टॉपिक आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, किसकी ज्यादा अच्छी रही है, किसकी कम रही है। मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो होता है वो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, कौन से स्टेट में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट मार्च 2025 में हुई थी और रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्तर है वो क्या है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की जो थी वो 2025 में आई है मार्च में। तो अभी 2025 की कोई रीसेंट रिपोर्ट नहीं है, तो यही है सबसे रीसेंट रिपोर्ट। और इस रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत का पोल्यूशन लेवल, प्रदूषित लेवल पे कौन सा स्थान है, तो 2024 में भारत का तीसरा स्थान था। तो तीसरे स्थान से भारत की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, क्योंकि उसकी रैंकिंग थोड़ी नीचे हुई है। 2025 में वो 5वें पे है। तो इसका करेक्ट आंसर 5वां है। लेकिन सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए, इनसे ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन कौन सी कंट्री है। तो एक है आपकी 4 कंट्री, देन है आपका बांग्लादेश, फिर उसके बाद है आपका पाकिस्तान और उसके बाद एक बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये 4 कंट्रीज के नाम, देश के नाम आप याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि जो फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में पाया जाता है। तो कौन कौन से विटामिन आपको दिख रहे हैं, विटामिन B9, B2, C और D। तो C तो बहुत बार सुना होगा। C यूजुअली किन में मिलता है, जो खट्टी चीजें होती है उसको, उसमें कौन सा हमें विटामिन है, वो जो विटामिन है उसके अंदर कौन सा एसिड मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड। मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये नाम बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 किस में मिलता है आपको, राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन D सूरज से मिलता है। ठीक है, और इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है आपके, कैल्सीफेरन। और आंसर में आपको पता चल गया होगा, विटामिन B9 मैंने बोला ही नहीं, तो वही करेक्ट आंसर है, फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। अगला स्प्री 2025 की बात हो रही है, तो पढ़ देती हूँ मैं। इसमें बोला क्या गया, ESI अधिनियम यानी कि एक्ट के तहत
अनंजीकृत नियुक्त और श्रमिकों की पंजीकरण करने के लिए शुरू की गई संबंध योजना स्प्री जो 2025 में आई है, वो किसने स्टार्ट करी थी? तो बेसिकली ये है क्या, अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयड। अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि उन्होंने अपना गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपनी डिटेल्स वगैरह रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, वन टाइम अपॉर्चुनिटी इसको बोला गया है, जो गवर्नमेंट ने निकाली है कि आप दोबारा, आपको मौका दिया जाता है अपनी सारी डिटेल के साथ, अगर आप काम करते हैं, कैसा भी काम करते हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, चाहे आपको टेम्पररी बेस पे रखा गया, अपनी सारी डिटेल के साथ रजिस्टर कर लो, ताकि आप, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ तो ESI ऐसे ही लिख दिया इन्होंने, क्वेश्चन में हिंट दे दिया, इसका मतलब है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो कौन सी कॉर्पोरेशन है? लास्ट वाली आपकी कॉर्पोरेशन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। और इससे जो 3 ऊपर है इनके बारे में भी इतना तो पता होना चाहिए कि जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है वो किस चीज का ध्यान रखती है, कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, किस क्या लेबर लॉज है, क्या कानून है, ठीक है, वो ये इन चीजों का ध्यान रखती है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि संगठन क्या है, जैसे हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में जाता है, आपने सुना होगा पीएफ में कटता है, पीएफ के लिए एक फॉर्म भी भरा जाता है जब आप जॉब लेने जाते हैं। तो और जब आप जॉब छोड़ के जाते हैं या रिटायर होते हैं तो पीएफ का लंप सम में अमाउंट आपको इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ये एक स्कीम है एम्प्लॉयज के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है कौन से, जो आप अपना रोज हर साल ITR भरते हैं या वेल्थ टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस है। तो वो बोर्ड क्या करती है, इसका रेगुलेशन और इसका सुपरविजन ध्यान रखती है। अगला कोशिका से है। कोशिका वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी 2-3 वीडियोस में भी डिस्कस करा, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल चुका है अभी तक। अब सेल से रिलेटेड कोशिका को क्या बोलते हैं, सेल। हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो हर, मेरी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना। और कोशिका के अंदर कुछ हिस्से मिलते हैं, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स, किडनी, ये सब मिलते हैं, तो सेल के अंदर भी उसके हिस्से होते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, राइबोसोम या SCR भी इसको बोला जाता है शॉर्ट में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका भी बोला जाता है। अब इसमें काम क्या क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसका ध्यान रखना, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल माने कि ये सेल की एनर्जी बनाता है। एनर्जी को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊर्जा बनाने में क्रिएट करता है। ऊर्जा को किस फॉर्म में स्टोर करता है, ATP की फॉर्म में स्टोर करता है। ATP की फुल फॉर्म क्या है, ATP की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो क्या होती है। दूसरा है गोल्गी एपेरेटस। तो गोल्गी एपेरेटस क्या करता है, गोल्गी एपेरेटस का काम है कि जो भी ये एनर्जी बनी है वो उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा इधर से उधर, और पैकेजिंग का काम करेगा, ठीक है। राइबोसोम का मेन काम यही है, प्रोटीन बनाता है बैठ के। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। अब प्रोटीन ऐसा नहीं होता कि खाना खा के मुझे एकदम प्रोटीन मिल जाता है, खाना खा के जो मिलता है उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो सेल क्या करता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है, फिर वो खून के साथ मिलाने में उसको मदद करता है, तो वो राइबोसोम का काम है। SCR का काम क्या है, ठीक है, स्मूथ एंड, जो हमारी बॉडी में जितने भी हानिकारक, ठीक है, हानिकारक पदार्थ होते हैं, ये क्या करता है, उनको हटाता है। और इसका एक मेन काम भी है, वो आपको बस नाम याद रख लो, लिपिड एक तरह का केमिकल कंटेंट होता है, ये उसको बनाने में मदद करता है बॉडी में। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत जगह चाहिए होता है, आपको नाम याद रख लो बस। अगला छठा क्वेश्चन में क्या है, भारत के किन क्षेत्रों में ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में बहुत कम अंतर दिखाई देता है, जैसे कि आपने देखा है समर और विंटर। तो समर और विंटर में जो डिफरेंस है वो भारत के कौन से राज्यों में बहुत ही कम महसूस होता है। अब जैसे भारत है, तो भारत के जितना आप ऊपर चलते जाओगे, ठीक है, एक आपका ऊपर वाला पोर्शन है भारत का, एक आपका नीचे वाला पोर्शन है। तो ऊपर वाले पोर्शन आप देखते हो ठंड आपको ज्यादा देखने को मिलती है। जब ठंड होती है तो बहुत ही एक्सट्रीम ठंड होती है, ठीक है, जैसे दिल्ली में भी गर्मी होती है, बहुत गर्मी, ठंड होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये सारा जमीन वाला पोर्शन है, ये लैंड एरिया पोर्शन है, प्लेन एरिया पोर्शन है। यहाँ पे आपको दोनों वेदर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई देते हैं बोलते हैं। लेकिन जो ये नीचे कोस्टल वाले एरिया होते हैं, अपना ये इंडिया का नीचे वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, जहाँ पानी पानी है, उसके पास क्या चलती है, 2 चीजें चलती हैं वहां पे। एक आपने सुना होगा, हिंदी में उसे बोलते हैं स्थल समीर, और दूसरा उसको बोला जाता है समुद्री समीर, यानी कि इसको लैंड ब्रीज भी बोलते हैं और सी ब्रीज भी बोलते हैं। तो क्या होता है, एक होता है आपका दिन वाला टाइम,
ठीक है, यहाँ आपकी जमीन है, यहाँ आपका पानी है, फिर आपकी जमीन है, पानी, और एक आपका रात वाला टाइम। ठीक है, तो क्या होता है जब आपका सुबह होता है, तो सुबह जो जमीन होती है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर ऐसा है, वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो जो जल्दी गर्म हो जाती है उसके ऊपर क्या होगी, गर्म हवा बन जाएगी। तो वो जो हॉट एयर बन जाती है, हॉट एयर का नेचर क्या होता है, वो ऊपर उड़ेगी। जैसे वो ऊपर उड़ेगी वो कुछ ऐसे मूव करेगी, और ये पानी जो है गर्म नहीं होता, जल्दी गर्म होता है पर धीरे धीरे गर्म होता है। तो ये कंपैरेटिवली इसके जमीन के कंपैरेटिव में थोड़ा सा ठंडा होता है, तो इससे जो एयर होती है वो नीचे की तरफ जाती है, तो ऐसे सर्कुलेशन बनता है। तो यहाँ सुबह आपकी क्या चलती है, सुबह आपकी हवा कहाँ से आ रही है, समुद्र से आ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सी ब्रीज। ठीक है, समुद्री। और रात को क्या होता है, रात को जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगी, कूल एयर होगी, और यहाँ पे क्या होगी, वार्म एयर होगी। तो ये ऊपर जाएगी और ये मूवमेंट ऐसे होगा। तो जब ऐसा मूवमेंट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, आपके लैंड ब्रीज की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि स्थल समीर। तो इस कारण, क्योंकि हवा आती है, गर्म हवा दोनों तरफ आना जाना दिन में चलता रहता है, तो आपके जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, ये भारत का नीचे वाला जो पोर्शन है, आपको पता है ना, इसको वेस्टर्न कोस्ट और इसको ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी तट बोला जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे गर्मी और सर्दी का बहुत डिफरेंस नहीं देखा जाता, मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है आपका, न ज्यादा गर्मी होगी न ज्यादा सर्दी होगी। अब मुझे आप ये बताइए कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो आपके रीजन पड़ते हैं नीचे, इनमें किस तरह का तापमान पूरे साल ऑन एन एवरेज रहता है। व्हाट डज द तिब्बतन फेस्टिवल गुटुक, ये हमारी सीरीज है आपकी, किसके लिए, टेस्ट सीरीज है 802/23 के लिए, डीएसएसबी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनो जेएसए के लिए। इसमें टोटल आपको 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसा एग्जाम में आएगा पेपर, वैसे हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी चीजों को देखते हुए एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट बनाया है। 35 के आपके सारे सेक्शन रहेंगे, 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। 149 की इसकी कॉस्ट है। इसमें आपको क्या है, क्वेश्चंस है और आंसर्स है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये नंबर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि सर इसको कैसे लें क्या लें, तो देखो आप वैसे तो विनय कक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। विनय कक्षा ऐप पे जाकर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ले सकते हो। यहीं पर मैं डीएसएसबी पैटर्न पे जो न्यू करंट अफेयर्स है वो सारे नोट्स डाल दूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको 5 सेक्शनल मॉक भी मैं दूंगा अलग से। किसके लिए 5 सेक्शनल मॉक, हम कम से कम मतलब टोटल के पास 100 क्वेश्चंस और होंगे किस चीज के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी की। जितना हो सके मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 5 आपको सेक्शनल मॉक और मिलेंगे, किसके, इंग्लिश के। तो समझो बात को, मतलब कम से कम आपको 30 क्वेश्चन के भी लगाओगे तो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 150 क्वेश्चन हिंदी के लिए भी मिलेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर करा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली किसके लिए, टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर के लिए, जनरल जो आपका होता है जनरल के लिए पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी। ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। 199 कॉस्ट है इसकी। इसी में हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकता है। वैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, विनय कक्षा, वहीं पे आपको ये सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, नॉन टीचिंग के लिए अलग है और टीचिंग एग्जाम के लिए अलग टेस्ट सीरीज है। चलिए गुतुक का अर्थ क्या है, तो गुतुक का अर्थ क्यों बनाया जाता है, फल उत्सव है क्या, ये कोई शीतकालीन संक्रांति है, या गुरु उनका एक फेस्टिवल और होता है गुरु पद्म संभव है उसका उत्सव है, या बुरी आत्मा को भगाने का त्योहार है। तो क्या होता है, जो तिब्बतन होते हैं वो फॉलो करते हैं लूनर मंथ। लूनर मंथ क्या होता है, चांद से रिलेटेड। तो चंद्र इनके महा चल रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें इनके नंबर होते हैं। तो ये कौन सा, ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, कौन से महीने में आता है, 12th, ऑलमोस्ट आखिरी हो गया साल का। तो 12th लूनर मंथ में, 12th चंद्र माह में तिब्बत के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, पूरे साल में जितना भी कोई इविल माने कि बुरा, कुछ बुरी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से दूर होने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए क्या सर्व करे जाता है, नूडल सर्व करे जाते हैं।
ठीक है, और उसके साथ गुड लक विश किया जाता है आगे आने वाले समय के लिए, पुराने वाली सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। तो इसका आंसर पता ही चल गया होगा। पहला में क्या बोल रखा है, बैनिशिंग द इविल स्पिरिट, यानी बुरी आत्माओं को भगाने का ये त्योहार होता है, जिसमें नूडल सर्व करे जाते हैं, और ये 12th महीने में मनाया जाता है, 29th डे को मनाया जाता है। ठीक है, इसका नाम याद रखना, इसको गुथुक भी बोलते हैं, गुटुक भी बोलते हैं, और तिब्बत का फेस्टिवल है। करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। देखो कौन सा कंपोनेंट है जो जीडीपी में इंक्लूड करा जाता है। तो जीडीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सकेल घरेलू उत्पाद। सकेल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है कि जो आपका भारत है, भारत के अंदर जितना भी आप क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का। अब वो वस्तु कैसी हो सकती है, वस्तु सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होनी चाहिए, अंतिम वस्तु का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका वीट था, आपका गेहूं था, गेहूं से आपने बना ली मैगी, ठीक है, और मैगी को भी मार्केट में जाके बेचा, तो मैगी जो है वो आपकी क्या है, अंतिम वस्तु। तो गेहूं का प्राइस इसमें नहीं इंक्लूड करा जाएगा। तो जीडीपी क्या होती है, पूरे साल में एक देश ने जितना उत्पादन किया हो अंतिम वस्तु और सभी सेवाओं का, इसमें गुड्स भी आते हैं सारे के सारे, और सर्विसेज भी आते हैं। सर्विसेज कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। सर्विसेज जो आप बेचते हो, कम्युनिकेशन सर्विस बेचते हो आप, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बेचते हो आप, टीचिंग एक सर्विस होती है, क्योंकि आप सर्विस का पैसा देते हो, कुछ खरीदते नहीं हो टीचर से, डॉक्टर से कुछ खरीदते नहीं हो, उसको उसकी सर्विस का पैसा देते हो। ये सर्विसेज की जो वैल्यू होती है पूरे साल कैलकुलेट करी जाती है कि एक देश ने कितना उत्पादन किया, ठीक है, उस उत्पादन का, जो देश का उत्पादन होता है उसे क्या बोला जाता है, जीडीपी। सिर्फ देश का। अब देखो उसमें क्या, खुद लॉजिक लगाओ, क्या नहीं आएगा और क्या आएगा। उसने पूछा है क्या आएगा, क्या ब्लैक मार्केट की ट्रांजेक्शन डालूंगी मैं, काउंट करूंगी मैंने इतना उत्पादन किया, नहीं काउंट करूंगी। और पर्सनल सेविंग क्या होती है, मैंने जितना कमाया, मैंने उतना ही कमाया होगा जितना बनाया होगा, उसको बेचा होगा, तो मैंने ऑलरेडी उस चीज को इंक्लूड कर चुकी, तो मैं उसमें से ही तो बचाया। जब मैंने कमाई ही 1000 रुपए की करी और मैं ऑलरेडी उसको जीडीपी में, घरेलू उत्पाद में डाल चुकी हूँ, तो उसमें से मैंने मान लो 50 रुपए बचा और उसको दोबारा थोड़ा डालूंगी, तो ये इंक्लूडेड नहीं होगा। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जो गवर्नमेंट एक तरफ से कर देती है या उनको किसी तरफ से आती है, सिर्फ एक तरफ ट्रांजेक्शन होती है, दोनों तरफ नहीं होती। जब हम कुछ बेचते हैं तो मैंने कुछ आपको दिया और आपने बदले में मुझे कुछ दिया, तो वो दोनों तरफ ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांसफर पेमेंट एक तरफा होती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई स्कॉलरशिप का पैसा दे दिया, कहीं पे कोई फ्लड हो रहा था, कैलेमिटी आ रही थी, वहां पे डोनेट कर दिया, के पेंशन दे दी, जो एक तरफा पैसा होता है। तो ये सब पैसा जो एक तरफा है, तो ये कोई उत्पादन थोड़ी ना है, ये कोई सर्विस थोड़ी ना है, ये कोई सेवा थोड़ी ना है, तो ये वाली वैल्यू इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, ये भी इंक्लूडेड नहीं होगी। तो बच्चा क्या आपका आंसर, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट ये होता है कि आपने अपना सामान बना के दूसरे देश में बेचा, तो पैसा तो आया होगा ना आपके पास, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, चौथा। और जीडीपी क्या होती है, उसका मीनिंग ध्यान रखना। इनमें से कौन सा केस है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, और 1973 का है, सबसे इंपॉर्टेंट साल भी इसको दे रखा है। ठीक, तो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित संविधान के लिए मूल ढांचे की बात किस केस में करी गई थी। ठीक, तो सबसे पहले साल याद रखो, कौन सा, 1951। क्यों, बिकॉज इसमें एक केस हुआ था, वो कौन सा केस था, शंकर प्रसाद का हुआ था, किसके साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, इसने बोला कि संशोधन कर सकते हैं, संशोधन मादे बदलाव, चेंज ला सकते हैं हम किसमें, अपने संविधान में, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट चेंज ला सकते हैं। क्या 1951 में ये बोल दिया। अब उसके बाद फिर केस हुआ गोलकनाथ 1967 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को अपोजिट कर दिया, नहीं कर सकते चेंज, संविधान बदलने का हक नहीं है पार्लियामेंट को। फिर दोबारा एक केस हुआ जिसमें 1973 में केशवानंदा भारती केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम अपहेल्ड करते, हम सपोर्ट करते कि जरूरत है, संविधान को कभी ना कभी बदलने की जरूरत पड़ती है, उसको अमेंड करने की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रिपल तलाक आया, 370 आर्टिकल को हटाया गया, जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा है। मूल ढांचा माने हमारे पिलर्स है,
तो वो पिलर्स हम नहीं गिरा सकते, जैसे जुडिशियल रिव्यू, ये सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्या है, इंटरप्रिटेशन करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के समझ के इंटरप्रेट करने का हक है। तो जुडिशियल रिव्यू हर केस का, हर लॉ का जो आप कानून बना के नया भेजोगे उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। दूसरा क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, उसके नीचे उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, उसके ऊपर प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर नहीं। अगर कोई केस फाइल हो रहा है तो वो केस एक ऑर्डिनरी पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है, एक प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है। और क्या बोला गया, जो हमारे मूल ढांचे में आती है, हमारा फेडरलिज्म, जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म यानी कि हमारे पास 2 से 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आपका नीचे लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पंचायती और एमसीडी भी है। के तो ये हमारे 3 पार्ट डिवीजन में चलता है, तो हम फेडरलिज्म है, हमारा फेडरल है। तो कोई ऐसे लॉ नहीं लेके आओगे जो इसको हिला सकता है, आपके इन पिलर्स को हिला सकता है। ऐसी और भी चीजें आती है, ये मेन 3 चीजें जो मैंने आपको बता दी। क्या आपने अगर आपने मेरा कंसेप्ट सुना तो आपको आंसर मिला। 1951 में बोला गया कि कर सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया नहीं कर सकते, और नेक्स्ट में बोला गया कर सकते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशन है। तो वो किस में बोला गया, 1973 में। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिक मूल ढांचे की बात किस में हुई आपकी, केशवानंद भारती केस में। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों केस, तो मैंने आपको बता दिया। तो शुंग डायनेस्टी, तो शुंग वंश के बाद कौन सा राजवंश आया, ठीक है। तो शुंग डायनेस्टी में आपको ऐसे सीक्वेंस बताती हूँ, नोट डाउन कर लो आप, बहुत काम आएगा। नियोलिथिक, सबसे पहले जब एंशियंट इंडिया चल रहा था तो सबसे पहले नियोलिथिक वाला एज आया, जहाँ पे पत्थरों से रहते थे, पुराने टाइम के इंसान थे, अर्ली ह्यूमन जिनको बोलते हैं। फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद पोस्ट इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं। इसके बाद हम अपना वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई पे, लिटरेचर पे ज्यादा फोकस करा गया। उसके बाद आपका कौन आता है, महाजन पदार्थ, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका नंदा डायनेस्टी, फिर शुंगा डायनेस्टी आ गया, शुंगा डायनेस्टी। उसके बाद आपका कानवा डायनेस्टी, फिर उसके बाद आपका कुशन डायनेस्टी, और उसके बाद आपका सतवबना डायनेस्टी। ठीक है, ये सारे वंश के नाम हैं, सीक्वेंस में है, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो आपको आंसर मिल गया। अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आपको आंसर याद हो जाएगा। तो शुंगा डायनेस्टी के बाद कौन सा आया आपका चौथा, ठीक है, कानवा कहला, कर्ण डायनेस्टी कहला। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल को, गवर्नर को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये बोला गया है कि आपकी स्पेशल जिम्मेदारी है। क्योंकि वहां पे देखो, ये कुछ ऐसे भारत के अंदर राज्य हैं जहाँ पे ना लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेके, भाषा को लेके, उनकी ट्रेडिशंस को लेके, ट्राइब्स को लेके कुछ ना कुछ बवाल चलता रहता है। तो उसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई ऐसे इश्यू चलता है तो उस पर कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। तो वो लॉ आर्टिकल में मेंशन कर दिया, हमारे अनुच्छेद में मेंशन कर दिया संविधान में। वो कौन कौन सा अनुच्छेद है, वो कुछ ऐसे हैं। 370 तो आपको पता ही है, रिमूव किया गया था अभी JNK वाला। उसके बाद ये सारे नीचे मेंशन है उसके। आपको ध्यान रखना है हर आर्टिकल के साथ उसका स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात 71 है, 71 और 71 है नागालैंड में, B आपका असम, C आपका मणिपुर, आंध्र प्रदेश आपका D में है, उसमें तेलंगाना भी आएगा। और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के लिए E है, और स्टेट के लिए सिक्किम के लिए आपका F है, मिजोरम के लिए आपका G है, अरुणाचल प्रदेश के लिए आपका H है। तो मुझे तो अरुणाचल प्रदेश पूछा था क्वेश्चन में, आंसर तो मुझे मिल गया। और आगे गोवा और कर्नाटका के लिए आपका I और J है। ठीक है, सारे आर्टिकल्स अच्छे से याद कर लेना, कोई सा भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको सब बता दिया। अगला 12वां क्वेश्चन, द थंडर स्टॉर्म इन द असम वैली। तो असम घाटी में मार्च और अप्रैल में क्या होता है, हर साल मार्च और अप्रैल में आने वाले गरजने वाले तूफान आते हैं, वहां पे स्टॉर्म्स आते हैं, बारिश आती है। ठीक है, हर साल मार्च और अप्रैल में। तो किस नाम से उस मौसम को किस नाम से जाना जाता है, जो थोड़े टाइम के लिए आती है, सिर्फ 2 महीने, मार्च में स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट 1 मार्च से स्टार्ट हो जाता है। अब देखो होता है क्या, आपकी जो अर्थ है यहाँ बीच में क्या है आपका 0 डिग्री पे इक्वेटर है। तो यहाँ पे ना कुछ हवाएं चलती हैं। अब वो हवाएं जैसे इक्वेटर से होके जाती है वो ऐसे टर्न लेती है, और आपका इंडिया का है यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट आपका कहाँ पे खत्म होता है, आपको लैटिट्यूड की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए अपना।
तो जो इंडिया है वहां पे हवाएं पहुंचती हैं। जब ये हवाएं पहुंचती है तो ये समुद्र से होती हुई आती है। जब ये पानी से होती हुई आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? नमी लेके आती है, मॉइस्चर लेके आती है। तो जब मॉइस्चर लेके आती है तो क्या करती है? बहुत ज्यादा बारिश करती है। अब ये असम तक कैसे पहुंचती है? जो आपका इंडिया है कुछ ऐसा है, यहाँ से ऐसा है, तो ये जो हवाएं हैं यहाँ पे कुछ ऐसी जाती हैं और यहाँ से कुछ ऐसी जाती है। तो यहाँ पे आपका असम है, यहाँ पे आपका असम है। तो असम में जब ये हवाएं पहुंचती हैं तो बारिश लेके आती है, तूफान लेके आती हैं। तो इन ये कौन सा महीना आता है? मार्च और अप्रैल का महीना आता है। तो मार्च और अप्रैल में हम त्योहार भी मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं? सुना है बैसाखी का महीना, बैसाखी का जो दिन आता है। तो बैसाखी वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है। वेस्ट बंगाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। जब ये हवाएं यहाँ पहुंचती है कर्नाटका में, तो यहाँ पे आम की खेती होती है बहुत ज्यादा, तो इसको क्या बोल देते हैं? मैंगो शावर बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम बता रही हूँ मैं आपको, काल बैसाखी, मैंगो शावर। और उसके बाद जब ये असम में पहुंचते तो असम ने इसका बहुत अच्छा सा यूनिक सा नाम रख रखा है, बोडोई जिला। ठीक है, मैंगो शावर नहीं है, मैंगो शावर नीचे कर्नाटका में होता है। आपको आंसर मिल गया। लॉजिक में मैंने आपको बता दिया, 2-3 नाम और भी बता दिया, और कैसे आता है ये भी बता दिया। ये लॉजिक भी पूछा जाता है कि कहाँ से हवाएं आती हैं। ठीक है, नीचे साउथ से आती हैं और वो कैसा टर्न लेती है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ टर्न लेती है। दूसरा, Who among the following challenge the Hindu society on the issue of idolatry of women education? निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा के ऊपर, आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है कि मूर्ति को पूजेंगे तब ईश्वर मिलेगा, ठीक है, यही जीवन है, यही ज्ञान है, और स्त्री शिक्षा के ऊपर किसने आवाज उठाई? तो इसमें कौन है? महात्मा गांधी। तो देखो भाई, आपके फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में आपका साथ दिया था ब्रिटिश को हटाने के लिए। बी आर अम्बेडकर का मेन का आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके चेयरमैन थे। स्वामी विवेकानंद और दयानंद में से कोई आंसर हो सकता है। तो स्वामी दयानंद जी ने क्या बनाया था? स्वामी दयानंद जी ने एक आर्य समाज बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके नाम के साथ यही जाना जाता है। आर्य समाज में इन्होंने क्या बोला कि सब हिंदुओं को बोला दोबारा वापिस आ जाओ अपने वैदिक कल्चर में। ठीक है, वैदिक कल्चर कौन सा था? वैदिक सिद्धांत जो थे उनको फॉलो करना दोबारा स्टार्ट कर दो। वैदिक सिद्धांतों को दोबारा फॉलो स्टार्ट करो। और इन्होंने ही बोला कि आइडोलेट्री ऑफ वुमेन एजुकेशन पे भी फोकस करा जाए कि ये जो हमारी कल्चर है इस पे वापस रिटर्न करा जाए। तो ऐसा करेक्ट आंसर तो स्वामी दयानंद जी है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या बताना चाहिए? ये भी बहुत फेमस पर्सन है, इन्होंने योगा को प्रमोट किया, इन्होंने भी एजुकेशन को प्रमोट किया, लेकिन नॉट जस्ट फॉर वुमेन, मास के लिए, सबके लिए इक्वल लेवल पे हो। जैसे वुमेन के लिए जो बात करेगी वो सोशल जस्टिस की बात करेगी, समाज में न्याय देने की उनको। ठीक है, इन्होंने बोला आइडोलेट्री, हर मूर्ति की पूजा नहीं करो। इन पे इन्होंने किस पे फोकस किया? उसको बोला जाता है इंग्लिश में मोनोथीज्म। ठीक है, किसने? स्वामी दयानंद जी ने। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको? एक ईश्वर की पूजा। ठीक, नेक्स्ट, हुंगसी पुरापाषाण स्थल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो हुंगसी एक जगह का नाम है। अगर आप मैप में देख पा रहे हो तो आप लोकेट कर पाएंगे कि ये कहाँ है, नीचे है, साउथ में। तो साउथ में कौन सी स्टेट पड़ रही है आपकी? महाराष्ट्र तो बिल्कुल ऊपर होता है, तो महाराष्ट्र भी नहीं है आपका। त्रिपुरा तो आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वो भी नहीं है। कर्नाटका और केरला कुछ ज्यादा ही नीचे, केरला कुछ यहाँ पे पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र आपका यहाँ पड़ेगा, यहाँ बीच में क्या पड़ता है आपका? कर्नाटका। देखो आपको मैप से आंसर तो पता चल गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वपाषाण स्थल होता क्या है। पूर्वपाषाण वो समय है जीवन का जहाँ पे अर्ली ह्यूमंस को पाया जाता था। वो अर्ली ह्यूमंस ने अपने कुछ केव बना रखे, गुफाएं बना रखे, जहाँ पे वो रहते थे, और क्या बनाते थे? औजार बनाते थे, पत्थरों से, आयरन से, लोहे से औजार बनाते थे, हंट करने के लिए, खाना बनाने के लिए, या घर बनाने के लिए, या जीने के लिए, नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करने के लिए। ठीक है, तो कैसे एक्सिस बोलते हैं उनको, एक्सिस बनाते थे, ब्लेड बनाते थे, पैलेटिंग टाइम के। ठीक है, और ये कर्नाटका की कौन से जिले में मिलता है? यादगीर नाम है इसका, यादगीर जिला, डिस्ट्रिक्ट याद रखना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो दूसरी वीडियोस में क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उसमें भी ये आया हुआ है क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड आया हुआ है,
सिर्फ यही नहीं आया, उसमें मेरे को याद था कर्नाटका मैंने बताया था, तो मुझे इसका आंसर पहले से ही पता था। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरीके से पूछे गए हैं, तो सारी वीडियोस आप देख लीजिए। डिस्पोजेबल इनकम यानी कि व्यय योग्य आय, इकोनॉमी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जितना आपने कमाया उसको, उस पोर्शन में से कितना बचा जो आप डिस्पोज कर सकते हो, कि यार अब वो सिर्फ आपसे बिलोंग करती है, सिर्फ और सिर्फ वो आपकी ओन इनकम है, आपकी अपनी इनकम है। ठीक है, वो कब आएगी? जब आप सारी की सारी चीजें उसमें से पेमेंट कर दोगे, सब टैक्सेस वगैरह सब जो भी आपको पेमेंट करनी थी उसमें खर्चे वर्चे सब पेमेंट कर दिया। डिस्पोजेबल का इनकम का मतलब क्या है? जो बचा कुछ है। तो बचा कुछ कैसे आएगा? बिफोर टैक्सेस नहीं आएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस तो भाई पर्सनल एक्सपेंसेस ही तो करोगे बचे कुछ इनकम से, तो वो भी नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस तो उससे करी जाती है। इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट हो गया, इनकम हो गई अलग से एक्स्ट्रा, ये डिस्पोजेबल नहीं है। जो सब कुछ काट के बची आफ्टर ऑल टैक्सेस, सभी कर चुकाने के बाद जो इनकम अवेलेबल है वो क्या कहलाती है आपकी इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में? डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। नेक्स्ट देखो, इसको स्टेम भी बोलते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की जो फील्ड है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत ही ये नॉमिनल सा क्वेश्चन है, ये पूछा ही क्यों गया यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने एक पोर्टल बनाया। उस पोर्टल में क्या करा गया, ये करा गया कि जो भी विमेन है, जो भी महिलाएं हैं और जो भी लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूशन दिया है इस साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा की फील्ड में, उनका एक पोर्टल बना के वहां पे उनके बारे में लिखा गया कि ये रही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि कौन से पोर्टल में ये बात करी गई है, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम ये था स्वाति। इंग्लिश में इसको किससे प्रोनाउंस करा जाएगा? साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल। तो बस इसमें इतना ही है, जिसमें क्या करा गया, सिर्फ उनको कंट्रीब्यूशन, उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करा गया, बढ़ावा दिया गया उस चीज को लेकर, ताकि और भी विमेन और गर्ल मोटिवेट हो कि हाँ भाई जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ 3-tier पंचायती राज। तो भाई पंचायती राज पता होना चाहिए, ध्यान रखना हमारे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कुछ इस तरह से आपको लेवल देखने को मिलते हैं, टॉप, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर आपका नीचे क्या आता है? सबसे नीचे विलेज लेवल पे आता है, गांव के लेवल पे। फिर आपका ब्लॉक होता है, ब्लॉक आपको पता है ना, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। फिर सॉरी मैंने बोल दिया, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, फिर आपका पूरा एक ब्लॉक होता है। ये सामने लेवल लिखे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज है ऐसे, सॉरी उसमें गलती हो गई, कंफ्यूजन हो गई। देन उसके बाद क्या है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो 3-tier पंचायती राज है वो संविधान में कौन से हिस्से में बात करेगी? तो देखिए मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, हमारी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में आपका पहले आती है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद आपका नीचे आता है लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आपका सिटी लेवल पे एमसीडी आ जाती है, और विलेज लेवल पे क्या आ जाते हैं आपके? पंचायत आ जाती है। पंचायत को 3 हिस्सों में बांट रखा है। अब ये जो आया था इसकी जरूरत पड़ी कि पहले तो यही दोनों अच्छे से काम करते, बट देखा कि यार नहीं, हमारे तो बहुत गांव है जो छूट जाते हैं, जिसमें स्टेट भी अगर यूपी की गवर्नमेंट तो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाती, यूपी बहुत बड़ा है, तो एक छोटे लेवल पे भी गवर्नमेंट हमें चाहिए, तीसरे लेवल पे। ये साल बता देती, 1992 में आया था, 1992 में आया था, और पार्ट भी कौन सा है इसका? 9 ही है, तो दोनों आपको याद रहेंगे, साल भी याद रहेगा, पार्ट भी याद रहेगा, भाग भी याद रहेगा। अब ये क्या आई थी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या बोलते हैं इसे? संविधान संशोधन आया था, जिसकी वजह से पार्ट 9 में इसको, इस हिस्से को ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट, हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रिनपोचे भी बोलते हैं इसे, या गुरु पद्म संभव भी बोलते हैं। तो इनका अभी पीछे तिब्बत का फेस्टिवल डिस्कस करा है, ये दूसरा तिब्बत फेस्टिवल है। तो ये तिब्बत का जो त्योहार है, इसमें क्या होता है, इन जो गुरु है, जैसे अपने यहाँ पे दशहरा होता है ना, दशहरे के पीछे लॉजिक क्या है कि गुड की जीत होती है इविल के ऊपर, ठीक है, सच्चाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। इनका भी सेम पीछे यही कंसेप्ट है, जो इस कंसेप्ट को सेलिब्रेट करते हैं ये इनके बर्थडे पे, इनकी जयंती पे। अभी कौन से महीने में होता है? ये इनके जून जुलाई के महीने में होता है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसमें करते क्या है, जैसे मैंने फोटो लगा रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग उस दिन मास्क पहन के, ड्रेस पहन के क्या करते हैं, प्ले करते हैं, कॉस्ट्यूम्स पहन के, गुड की जीत होती है एविल पे, इसको चीज को सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने आपको बोला तिब्बत क्या फॉलो करता है, अभी पीछे बताया था, चंद्र महा फॉलो करता है।
तो अगर आपको ये पूछा जाए ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये उनके वो था 12th लूनर मंथ, ये आपका 5th लूनर मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका नाम याद रखना, हेमिस फेस्टिवल। दूसरा, पंजाबी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज स्क्रिप्ट दी गई, तो पंजाबी भाषा को एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त दी गई है, तो उसकी जो लिपि है, उसकी जो स्क्रिप्ट है, वो कौन सी फॉलो करता है? देवनागरी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, हिंदी के लिए होती है, आपने सुनी होगी, तो गुरुमुखी है। तो गुरु से आपको याद रहेगा पंजाबी की स्क्रिप्ट कौन सी? गुरुमुखी है। जो आप फोटो में देख सकते हैं, ऐसे वो सिंबल्स बनाते हैं अपनी भाषा लिखने के लिए। नेक्स्ट, हाँ, आखिरी क्वेश्चन आज का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, जो क्या करता है, सामने ही लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट देता है। क्रेडिट माने क्या देता है? लोन देता है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देता है और रूरल एरियाज को देता है। कौन? कृषि को देता है, लघु उद्योगों को, ग्रामीण शिल्प के लिए ऋण प्रदान करता है, तो वो कौन करता है? ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर के नाम इसमें इसे मेंशन है, इसको शॉर्ट में और क्या बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये, नाबार्ड बोला जाता है। ठीक है, ये सिर्फ अपने खेती के लिए, किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, किसी को HYV सीड्स खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मर्स को इतनी जल्दी लोन नहीं मिलता, तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइन है। बहुत पहले से, जब से अपनी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब से डिजाइन कर रखा है, जो हमारा 5 ईयर प्लान फॉलो करा था हमने इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र के लिए। और दूसरा सिड भी है, इसको सिड भी बोलते हैं। इनका मेन काम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री को लोन देना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो भाई भूलना ही मत, ये अपना सेंट्रल बैंक है देश का, तो देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है? सभी बैंकों का बैंक है ये, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया आपका, ठीक है, HDFC हो गया, ये सभी बैंकों के लिए क्या बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको सुपरवाइज करता है। ठीक है, और उनके सारे कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? दूसरे अपने RBI के पास, सेंट्रल बैंक के पास CRR, सेंट्रल रिजर्व फंड रखवाते हैं, CRR रेशो में। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और IDBI तो आपका नॉर्मल बैंक है, जो बैंक फंक्शन करता है वो भी ये करता है, इसको IDB भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, नोट बनाते रहिए, हम ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल आते रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टा पे या ऑफिशियल चैनल पे, मेरे को प्रिया ठाकुर के नाम से है, और उसमें आप मेरे को कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी जेन्युइन डाउट होगा बिल्कुल रिस्पांस किया जाएगा। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम पे रोज 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं। इवन मैं भी वो क्वेश्चन फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप भी उनको चेक पे रख सकते हैं और रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो हमारा स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल्स और बहुत सारे कोर्सेज, वीडियोस आपको विनय कक्षा ऐप पे मिल जाएंगे। बहुत सारी PDFs और करंट अफेयर से रिलेटेड, स्टैटिक GK से रिलेटेड, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, बुक्स हैं, उन पे हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। हमारा सिलेक्शन काफी अच्छा रहा है। अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था JCA, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन सब का। और बाकी थैंक यू फॉर टुडे। हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट रह सकते हो, और एक और नंबर है 8881061556, दोनों व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। किसी पे भी आपको रिस्पांस विद इन 24 आवर टीम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से कनेक्ट रह सकते हैं। कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक नया डिस्कस करना है, किसी और पे आपको वीडियो चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पे चाहिए, DPS पे चाहिए, तो कमेंट सेक्शन पे आप बोल सकते हैं। जिसकी ज्यादा डिमांड होगी हम उस पर जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का। ठीक है, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।